हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक का। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। देखिए, ऑक्सो एसिड्स फास्फोरस में एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने आपको पीछे भी बता रखा है कि कोई भी एक सेंट्रल नॉन मेटल एटम होगा, उससे अटैच्ड कौन होना चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन, कम से कम ऐसा ग्रुप OH ग्रुप कम से कम होना चाहिए, तभी वो इस कैटेगरी में आएगा ऑक्सो एसिड। ऐसा नहीं कि सारा का सारा हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड हो जाए किससे? नॉन मेटल से। जैसे आप देखो, एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं। जैसे H3PO4 की ही अगर बात करोगे, एक मिनट में इसको साइड में बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए H3PO4, तो जैसे पता है आपको फास्फोरस के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होगा क्या, एक यहाँ कोऑर्डिनेटेड, एक्चुअल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही रहता है। तो चूंकि यहाँ d ऑर्बिटल है फास्फोरस में, तो हम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से भी शो कर सकते हैं। अब बचा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन, 2 चला गया यहाँ, तो 3 बचा। तो 3 इस तरह से गौर से देखो, एसिड कौन था? H3PO4। तो अब गौर से देखो, यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया, तो तीनों ऑक्सीजन यहाँ रहेगा, और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 OH ग्रुप हमको मिल गया। यानी कि गौर से देखो, यहाँ पे OH ग्रुप जो है ये किससे अटैच्ड है? सेंट्रल नॉन मेटल एटम से। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सो एसिड। तो क्लियर हुआ ऑक्सो एसिड का शायद स्ट्रक्चर। चलिए, तो यहाँ पे कहता है कि जो हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू सेंट्रल नॉन मेटल एटम थ्रू ऑक्सीजन एटम, वही आयोनाइजेबल होगा, बाकी कोई दूसरा नहीं। यानी कि वो हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होगा जो सेंट्रल नॉन मेटल एटम से अटैच रहेगा, किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू। अगर कोई डायरेक्टली जुड़ा होगा तो ये कभी भी H+ के फॉर्म में नहीं निकलेगा। अब कहता है ये जितना भी इसका एसिड होता है, जैसे यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसमें फास्फोरस का जो देखोगे आप मतलब इसका स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिलेगा, और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल मिलेगा। कहता है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम, जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया था, एक ऑक्सीजन एटम इस फास्फोरस से क्या था? एक्चुअल में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से था, जिसको हम किससे दिखाते हैं? डबल बॉन्ड से। और कम से कम इसमें एक OH ग्रुप होना चाहिए, तभी वो किस कैटेगरी में आएगा? ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड, जैसे आप उसको पढ़ो। अब देखिए, ये तो मैंने आपको एक बार हल्का सा बता रखा है, ये हम आपको पीरियड टेबल में भी एक बार बड़े अच्छे से बताए हैं। चलिए, अब इसको हम यहाँ देखते हैं। इस 3 एसिड, ये जो 3 एसिड है फास्फोरस का, इसको पहले समझने की कोशिश करोगे। देखो, एक्चुअल में ग्रुप जो होता है, ग्रुप नंबर 15 है किसका? फास्फोरस का। तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5। तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना हो सकता है? +5। गौर से देखो, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना? +5। यहाँ पे इसका है +5। सॉरी, यहाँ पे इस फास्फोरस का अगर चेक करोगे, इस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगा +5। यहाँ पे देखो इस फास्फोरस का, तो यहाँ मिलेगा +3। इस फास्फोरस का देखो तो यहाँ मिलेगा +1। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ जब हम पहुँचे तो देखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? घट रहा है। ऐसे भी हमने आपको सिखाया है, जब कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो, जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई जब एग्जिस्ट करता है, तो ज़्यादा वाले को हमने कहा था इक, और कम वाले को कहा था अस। कम वाले को कहा था अस और ज़्यादा वाले को इक। यहाँ भी देखो वही कंसेप्ट है, इक और अस का ही कंसेप्ट है। देखो कैसे, जैसे ज़्यादा है तो गौर से देखो फॉस्फोरिक, कम है तो फॉस्फोरस, और अगर कम गया तो, और अगर कम जाएगा तो क्या कहोगे? हाइपोफॉस्फोरस। तो ये सब टर्म समझिए, एक बार लिखिए एकदम याद हो जाएगा। फिर से बोलिए, सबसे ज़्यादा है तो इक यानी फॉस्फोरिक, उसके कम हुआ तो अस यानी फॉस्फोरस, और उससे भी कम हो गया तो हाइपोफॉस्फोरस। ठीक है, इसमें एक प्रेफिक्स लगता है, वो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब पहचानते हैं इसका दूसरा, इससे जो डिराइव होता है, इस एसिड से जो डिराइव होता है। देखो, पायरो मतलब क्या होता है? हीट करना। तो अगर गौर से देखो, यहाँ से अगर हम पानी निकालना चाहें तो यहाँ पे गौर से देखो, ये ऑड नंबर ऑफ क्या है? हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको पहले डाइमर बना लेते हैं। डाइमर बनाने का तरीका, ऐसे 2 मॉलिक्यूल को जोड़ दो, तो 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो H6P2O8 होगा। अब वहाँ से पानी निकाल दो, तो 6 में से 2 हाइड्रोजन निकल गया, कितना बचा? 4। फास्फोरस तो रह गया 2। यहाँ ये 8 ऑक्सीजन हो गया था, ये
8 में से चूँकि एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या बचा 7, H4P2O7 नाम बोलोगे। फॉस्फोरिक एसिड से हमने पानी निकाल दिया तो दैट इज कॉल्ड पायरो, मतलब हीट कर दिया तो वही फॉस्फोरिक एसिड बन गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? चलिए अब एक चीज़ और समझिएगा, जैसे इस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से जब हम फॉस्फोरस एसिड में जा रहे थे तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा था, या इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, एक ऑक्सीजन देखो तो यहाँ से गायब हो गया था, गायब हुआ था तो इक से क्या बन गया अस, यहाँ पे ये क्या है इक, और इसी का ये कौन है, इसी को घटाना है, मतलब किसी भी तरह से और कम करना है। चूँकि देखो यहाँ इक लगा हुआ है तो इक का एसिड तो रहेगा इक ही, लेकिन हमको क्या करना है कि बस चूँकि अस कर देंगे तो इस कैटेगरी में आ जाएगा, तो इक को हमको किसी तरह से कम करना है तो इसमें टर्म लगा दिया क्या हाइपो, एक ऑक्सीजन हमने कम कर दिया और टर्म लगा दिया हाइपो पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फिर से देखिएगा क्या हमने कहा, फॉस्फोरिक एसिड था, इसको डबल करके एक पानी हीट करके निकाल दिया तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया, तो इक का यहाँ अस नहीं बना सकते क्योंकि अस का कैटेगरी बिल्कुल अलग है, तो हमने क्या किया इसके आगे लगा दिया टर्म कौन हाइपो, नाम हो गया हाइपो पायरोफॉस्फोरिक एसिड। एक बार काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लिख करके याद कीजिए। आइए अब इसी को इसमें आते हैं, फॉस्फोरस एसिड में आते हैं। गौर से देखिए, इसका पहले हमने डाइमर बनाया, यानी 2 मॉलिक्यूल को एक साथ जोड़ दिया। अब 2 मॉलिक्यूल जोड़ दोगे तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H6P2O6 होगा। अब यहाँ से तुम पानी निकाल दो, तो पानी निकालोगे तो H2O, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालोगे तो कितना बचेगा, 4 हाइड्रोजन है, P2 है, और एक ऑक्सीजन निकलेगा तो O5। अब इसका नाम देखो, यहाँ पे था फॉस्फोरस, अब ये हो जाएगा पायरोफॉस्फोरस। क्लियर है कंसेप्ट? जैसे यहाँ था ये फॉस्फोरिक तो यहाँ हो गया पायरोफॉस्फोरिक, डबल करके एक पानी निकाल दिया, यहाँ भी डबल करके एक पानी निकाल दिया। अब आ जाओ, इसका कोई डेरिवेटिव आपके एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, तो इसका नाम था क्या, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। चलो एक बार बोल लो, हमने क्या बोला था, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फॉस्फोरिक, उससे कम वाला फॉस्फोरस, और उससे भी कम वाला हाइपोफॉस्फोरस। क्लियर है? डबल किया, पानी निकाला, नाम पड़ा पायरो, यहाँ भी पायरो, तो ये फॉस्फोरिक का पायरो यानी पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस का पायरो तो पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब ये जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड था इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दिया यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया, तो यहाँ पर जब इसका नाम पड़ेगा तो हाइपो पायरोफॉस्फोरिक एसिड। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को काइंडली बैक करके 2 बार देखिए और लिखिए, एकदम याद हो जाएगा, नहीं तो जो चार्ट बना हुआ है एनसीईआरटी में वो कभी भी नहीं याद होगा। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और थोड़ा सा बेसिसिटी वगैरह हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए H3PO4, अभी हमने आपको बताया था फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। इसको लिखोगे तो 2, 8, 5, देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर में था, यानी कि इसमें चूँकि डी ऑर्बिटल है तो 5 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। होता क्या है कि यहाँ सब में एक्चुअली में इसकी नॉर्मल वैलेंसी 3 होती है, तो होता क्या है पहले देखोगे, होता क्या है कि फास्फोरस का ये 2 इलेक्ट्रॉन वो चूँकि जो लोन पेयर के फॉर्म में रहता जब ये 3 वैलेंसी नॉर्मल बनाता तो, लेकिन यहाँ पे ये चूँकि मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, चूँकि यहाँ इसका क्या रहता है डी ऑर्बिटल अवेलेबल, तो ये क्या करता है एक ऑक्सीजन को अपना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे देता है, जिसको चूँकि यहाँ डी ऑर्बिटल है तो इसी कारण है कि इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किससे दिखाया जाता है, इस डबल बॉन्ड से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है। ये क्लियर है? तो यानी हमेशा क्या होगा, जितना भी फास्फोरस का एसिड बनाओगे पहले उसमें क्या करोगे, एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन लिंक कर दो, ये सब में फिक्स कर दो, एक ऑक्सीजन को किससे लिंक करो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक कर दो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वैलेंसी इसकी कितनी, 3, चूँकि डी ऑर्बिटल है इसीलिए मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा, 5। तो वो जो 2 बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो 2 बॉन्ड बन रहा है, ये एक्चुअल में ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये कौन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चूँकि यहाँ डी ऑर्बिटल अवेलेबल है इसीलिए इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इस डबल बॉन्ड से।
मेरी बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम बॉन्डिंग का भी आपको बनाएंगे, और जो मेरे से बॉन्डिंग पढ़े उनको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। और बॉन्डिंग का जो हम बनाएंगे तो वहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कि एक्सपेंशन ऑफ जो ऑक्टेट होता है वहाँ पे ये बताएंगे, वो जो थ्योरी दिया गया था उसके बेसिस पे है ये। चलिए, हुआ क्या, हमने क्या बताया आपको कि हर फास्फोरस में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक्ड कौन होगा? ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पे हर फास्फोरस में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिक्स कर दो। अब बोलोगे जब मैंने फिक्स कर दिया, एक ऑक्सीजन फिक्स कर दिया, यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है? 4। 4 में से एक चला गया तो यानी 3 बचा, यानी यहाँ पे ऑफकोर्स 3 हाइड्रोजन है तो 3 OH ग्रुप हुआ। अब याद करो बेसिसिटी किसको कहते थे? ऑक्सो एसिड के केस में देखो बेसिसिटी तो है जो H+ आयन जितना कोई भी एसिड देगा, लेकिन कितना H+ आयन देगा? तो किसी भी ऑक्सो एसिड में जितना नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वही उसका कहलाता है बेसिसिटी। तो बताओ इस H3PO4 में कितना OH ग्रुप है? 3। यानी इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 3। यानी किसी भी रिएक्शन में जब H3PO4 को रिएक्ट कराओगे तो मैक्सिमम इट कैन डोनेट 3H+ आयन। क्लियर हुआ? ऐसे अगर सिंपली आपको पहचानना हो तो उतना ही H+ देगा जितना उसमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए? OH। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, अब आते हैं फास्फोरस एसिड में। अब बोलो आप, हमने क्या बोला था? फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड में हमने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे देखो 3 में से एक चला गया, बचा कितना? 2 ऑक्सीजन बचा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है कितना? 3। तो यानी ऑफकोर्स यहाँ पे 2 OH ही ग्रुप बना और एक H यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये हाइड्रोजन अब कभी भी H+ के फॉर्म में नहीं निकलेगा, तो H+ के फॉर्म में यही 2 वाला निकलेगा, यानी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। अब आते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड में देखो ऑक्सीजन कितना है? 2। एक तो यहाँ फिक्स हो गया, यानी OH कितना होगा? 1। इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1। अब आइए साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड एक्चुअल में होता क्या है? ये हमेशा डाइमर ट्राइमर पॉलीमर स्टेट में रहता है। किसका? HPO3 का। तो HPO3 का गौर से देखो 3 मिल करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। गौर से देखोगे HPO3 ये एक स्ट्रक्चर हुआ, HPO3 ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ, HPO3 ये तीसरा स्ट्रक्चर। क्लियर है ये? तो 3 मेरा HPO3 मिलकर के बना है। तो साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड में गौर से देखो, अगर यहाँ बेसिसिटी अगर आपको कभी अगर पूछ दिया तो 1, 2 और 3 पॉसिबल है। चलिए आगे आते हैं पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे देखो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है लेकिन पॉलीमर चेन में है, यहाँ पे वो उस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पे? गौर से देखो ये मान लो HPO3 एक है, तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ऐसा लिंकेज ढेर सारा बनेगा। तो अब जितना नंबर ऑफ यहाँ पे लिंकेज होगा उतना OH यहाँ पॉसिबल है। तो इसलिए इन दोनों का कभी भी आपको बेसिसिटी नहीं पूछता है, लेकिन चूंकि NCERT में स्ट्रक्चर दे रखा है इसलिए हमने सोचा कि एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब कहता है एक और है आपको पायरोफॉस्फोरिक एसिड। हमने आपको बताया था फॉस्फोरिक एसिड किसको कहते हैं? H3PO4 को हमने कहा था। यहाँ भी H3PO4 है। पायरो मतलब हमने क्या कहा था? उसको हीट करो, हीट करने पे क्या निकल जाएगा? H2O। तो गौर से देखो यहाँ पे H2O कैसे निकला। यहाँ देखो इसका H+ और इसका OH-, यानी यहाँ से हमने H2O निकाल दिया। तो अब ये दोनों क्या होगा? इस ऑक्सीजन के थ्रू लिंक कर गया। देखो तो इसका फॉर्मूला देखो तो H4P2O7, H4P2 और O चेक कर लो, 1 2 3, इधर भी 3 3 3 6 और 1 7। तो H4P2O7 ये कौन है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अगर इसमें अगर आपसे पूछ दिया बेसिसिटी कितनी होगी तो कितनी होगी? 4। बेसिसिटी इसकी कितनी दिखाई दे रही है? 4। अब चलिए कहता है कि H3PO3 जो होता है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में जा सकता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्यों जा सकता है? कैसे देखो H3PO3 में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +3। फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है ग्रुप नंबर के बराबर, यानी कितना? +5। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि नॉन मेटल है तो 5 - 8 कितना हो सकता है? -3। तो यहाँ -3 में भी जा सकता है, यानी ये
+3 से +5 में गया और +3 से -3 में गया। तो चार्ज का बढ़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। चार्ज का घटना क्या होता है? रिडक्शन। तो ये चूंकि दोनों प्रोसेस में जा सकता है, सो यही इसीलिए इसको कहते हैं H3PO3 क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकता है, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन में जा सकता है। ये ऑक्सीडेशन में भी जा सकता है और रिडक्शन में भी जा सकता है। अब चलिए, कहता है जिस एसिड में जितना pH बॉन्ड होगा, pH बॉन्ड होगा, द एसिड विच कंटेन्स pH बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो यही देखो, ये 3 आपका अभी अभी मैंने एसिड यूज़ किया था, H3PO4, H3PO3, H3PO2। जैसे आपको पता है कि जो ज़्यादा H+ आयन देगा ऑफकोर्स उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ऑफकोर्स एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होगा किसका? H3PO4 का। लेकिन लोग सोच लेता है कि H3PO4 ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होगा, लेकिन नहीं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहाँ पे डिपेंड करता है किस पे? pH बॉन्ड। बोलो सबसे ज़्यादा pH बॉन्ड किस में था? H3PO2 में। कितना? 2। H3PO3 में 1 और H3PO4 में तो खैर एक भी pH बॉन्ड नहीं था, यानी कि डायरेक्टली हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा हुआ इसमें H3PO4 में नहीं था। तो सबसे ज़्यादा किस में मिला? H3PO2 में। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किस में होगा? H3PO2 में। यानी कि जब हम इधर से इधर आ रहे हैं तो pH बॉन्ड बढ़ रहा है, यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। चलिए, तो कहता है H3PO2 बिकम्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब जब रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसी को रिड्यूस कर सकता है। ये वाला इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में एज एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो गौर से देखो। इसने क्या किया? सिल्वर का यहाँ पे चार्ज देखो +1, सिल्वर नाइट्रेट से कहाँ से ले गया? सिल्वर में, यानी सिल्वर में ले जाके इसको रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे चार्ज देखो 0, यानी +1 से 0 में गया तो इसको क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन करवाने वाला कौन? H3PO2। गौर से देखो, ये +1 से खुद कहाँ चला गया? +5 में, तो इसका चार्ज बढ़ा। तो चार्ज बढ़ा यानी इसका खुद का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और ये इसका क्या करवा दिया? रिडक्शन। यानी रिडक्शन करवाने वाला ये खुद क्या बना? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बना? रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए, यहाँ पे फिर से एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए उस H3PO2 का। और से देखिए, यहाँ पे pH बॉन्ड है कितना? 2 pH बॉन्ड है, इसीलिए क्या है? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कहता है ये जो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड रहता है किससे? फास्फोरस से, ये नॉन आयनाइजेबल होता है। ये हमने आपको बताया था। टूटेगा कौन? केवल टूटेगा वही जो OH के फॉर्म में होगा, जो H के फॉर्म में होगा वो नहीं टूटता है। चलिए, यहीं पे हम फास्फोरस मतलब ये ग्रुप 15 आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपका ऑक्सीजन मतलब ग्रुप 16 एलिमेंट, और फिर स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 16 इतना बड़ा नहीं है जितना ग्रुप 15 है। तो आप लोग सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। और ऐसा नहीं कि हमारे स्टूडेंट तक, खासकर स्कूल स्टूडेंट जैसे JNV के स्टूडेंट हो गए, नवोदय हैं, केंद्रीय विद्यालय है, वैसे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियोस पहुँचे, क्योंकि देखो पढ़ाने का तरीका एक होता है बोर्ड पे, बट बोर्ड के थ्रू मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन में टीचिंग बहुत अच्छी हो सकती है। ये मेरा सोच है, हो सकता है। बट आप लोग को ये वीडियोस कैसा लगा मस्ट मेंशन कीजिए। समझ में भी आता है तो लिखिए, उससे हमें इंकरेजमेंट मिलता है। और काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाइए। ओके, तो इतना ही के लिए थैंक यू।